हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2010 शैटर्ड बाइट किल 1। शैटर्ड बाइट किल 1 ये अभी भी किसी और के द्वारा जलाऊ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल किए जाने से बेहतर है। मोराना की उंगलियों पर बर्फ की एक पतली परत जम गई। कम से कम हम ये तय कर सकते हैं कि दुश्मन को आग के समुद्र में खींचने के लिए किस जंगल की लपटों का उपयोग करना है। सेलेस्टियल कबीले के प्रतिनिधि का वॉइस प्रिंट, आवाज थोड़ा कांप गया। आप केवल समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप अपरिहार्य विनाश को उलट नहीं सकते। हर नस्ल पीढ़ियों से इसी तरह जीती आई है। आपको भाग्य को चुनौती क्यों देनी चाहिए? उसकी आवाज में जैसे एक आहट छिपी थी। ये पूरे ब्रह्मांड की सभी बुद्धिमान नस्लों के भाग्य के लिए एक विलाप भी है। हम केवल समुद्री जल को लाल होने से रोकने के लिए हर अवसर का लाभ उठा रहे हैं। मॉर्गन ने अपनी आवाज थोड़ी तेज की। सुनियन, सुनियन, यदि आप कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं तो आपको परिणामों पर सावधानी से विचार करना चाहिए। अपनी गणना में अपने लोगों और सहयोगियों को भी शामिल करें। आइए उन आपदाओं को भी शामिल करें जो हम ला सकते हैं। फिर हम एक जुआ खेलेंगे और देखेंगे कि आपके नुकीले दांत और पंजे तेज हैं या हमारी तलवारें। भले ही वो जानता था कि वो अपने प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला नहीं कर सकता, मॉर्गन रत्ती भर भी पीछे नहीं हटा और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। सुनियन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। किनारे की रोशनी में भेड़िए का सिर और भी लंबा और संकरा दिखाई दे रहा था। उसने हवा में 2 बार सूंघा, जैसे खून की किसी अदृश्य दुर्गंध को पहचान रहा हो। तुम शब्दों के अच्छे जादूगर हो। अफसोस, तुम्हारी ताकत बहुत कम है। तो फिर चलो कोशिश करके देखते हैं। किंग आर्थर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और उनके पीछे राउंड टेबल के शूरवीर एक साथ खड़े हो गए। उनके चोगे हवा में लहरा रहे थे और हवा में एक स्थिर ढोल की थाप पैदा कर रहे थे। इसे फिर से कहें। ओलिव ने पवित्र तलवार को क्षैतिज रूप से पकड़ा और ब्लेड के साथ उठती लपटें एक पतली रेखा में सिमट गई। यदि तुम पहले हमला करने की हिम्मत करते हो तो पवित्र धर्मसभा तुम्हारा नाम मुक्ति वेदी, एक्सर्सिज्म ऑल्टर पर उकेर देगी। तुम्हारे झुंड की हर दहाड़ एक शुद्धिकरण लाएगी। तुम उस भजन में विलाप कर सकते हो। सुनियन के गले से एक धीमी दहाड़ निकली और उसके कवच की मांसपेशियां एक एक करके उभर आई। तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? तुम इसके योग्य नहीं हो। तुम सबको मारने के लिए मुझे केवल एक बार काटने की जरूरत है। 1000 हैंड्स कबीले के सदस्य ने उसकी ओर देखा, फिर अपने एक हाथ से भूरे काले रंग की मुहर निकाली और उसे धीरे से अपनी हथेली पर थपथपाया। हमारी पसंद वही बनी हुई है। यदि संभव हो तो बातचीत करना और जल्दबाजी में बल प्रयोग से बचना सबसे अच्छा है। हमने कोलंबियाई सीमा पर पहले ही 15 बफर जोन स्थापित कर दिए हैं, जिन्हें हम विभिन्न जातीय समूहों के बीच सहअस्तित्व के परीक्षण के लिए नोट्स के रूप में सेवा देने के लिए तैयार हैं। यदि आप यहां शांति वार्ता में बाधा डालने पर अड़े हैं तो हम केवल अपना खेद व्यक्त कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि किसी को आपकी शांति की परवाह है? उसने सुनियन की ओर तिरछी नजर से देखा। किसी को परवाह है? इंदिरा ने बातचीत को आगे बढ़ाया। कम से कम हमें परवाह है। हम व्यापार, रास्तों और संसाधनों के माध्यम से आपके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। ये चीजें जो हमारे लोगों को जीवित रहने की अनुमति देती है, आपके क्षणिक आनंद से अधिक महत्वपूर्ण है। गुशान, गुशान धीरे से बुदबुदाया, जैसे उसकी छाती में कोई भारी वजन लुढ़क गया हो। सेलेस्टियल कबीला कहता है कि 6 पीढ़ियों में से 99% का सफाया हो जाएगा। शेष 10% से कम का क्या? सेलेस्टियल कबीले का वॉइस प्रिंट थोड़ा बदल गया। वो 0.1% वे बीज है जिन्हें जीवित रहने के लिए चुना गया था। उत्तरजीविता, सर्वाइवल कोई अधिकार नहीं है,
बल्कि एक प्रमाण है, ठीक हमारे अस्तित्व की तरह। चयन कौन करेगा? मोराना ने पूछा। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी, क्योंकि उसने मामले पर विचार करना शुरू कर दिया था। प्रकृति को चुनाव करने दें। सेलेस्टियल्स का उत्तर हमेशा की तरह अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट रहा। उसके दिल में भी शायद सही जवाब नहीं था। इतिहास में जो समूह जीवित बचे हैं, वे जरूरी नहीं कि सबसे शक्तिशाली हों, लेकिन वे निश्चित रूप से सबसे भाग्यशाली रहे हैं। जिस तरह हवा कभी चुनाव नहीं करती, वो केवल हर चीज पर चलती है, ओलिव ने उपहास किया। और जिनके पास चुनने का अधिकार है, वे वही है जिनके हाथ में चाकू है। वही जीने का अधिकार है। सुनियन के कंधे फिर से उभर आए और हड्डियों के भाले बोन हैलबर्ड की नोक आधा इंच बाहर निकल आई। उसकी पीली हरी पुतलियां आखिरकार एक निश्चित कोण पर सिमट गई। तुम लोग शोर कर रहे हो। शोर हमेशा मरते हुए विलाप से बेहतर होता है। सलादीन ने धीरे से कुर्सी पीछे धकेली, जिससे एक संक्षिप्त धातु जैसी आवाज आई। सुनियन, मेरे पास आपके लिए एक अधिक यथार्थवादी सुझाव है। यदि आप अभी पीछे हटते हैं, तो फैंग वुल्फ कबीला बातचीत की मेज पर एक सीट सुरक्षित रख सकता है। भले ही आप न बैठें, कोई और आपकी बात सुनेगा। यदि तुम अभी अपनी तलवार खींचते हो, तो हम मौत तक लड़ेंगे। भले ही हमारा सफाया हो जाए, हम तुम्हारे खून का उपयोग धरती और समुद्र को रंगने के लिए करेंगे। छठी पीढ़ी भले ही पर्याप्त शक्तिशाली न हो, लेकिन उनके पास अभी भी प्राचीन नस्लों को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। गोलाकार पत्थर के मंच पर हवा की दिशा फिर से बदल गई और बादलों के स्तंभ से बिजली की एक कड़क सर्पिल भुजा से नीचे फिसली, जोरदार आवाज के साथ समुद्र की सतह से टकराई और एक छोटा मशरूम के आकार का सफेद ज्वार पैदा किया। बख्तरबंद फॉर्मेशन, आर्मोद फॉर्मेशन से एक धीमी धातु की गूंज निकली, जैसे किसी प्रकार की चर्चा हो रही हो। वर्ल्ड ट्री कबीले की शाखाएं चुपचाप झुक गई। उनके पत्ते एक एक करके पलट रहे थे, जैसे किसी प्राचीन पुस्तक के पन्ने पलट रहे हों। 3 सिरों वाले कबीले के मिल्की ओशन में एक छोटा भंवर उठा, 2 बार घुमा और फिर धीरे धीरे शांत हो गया। हर कोई नफा नुकसान तौल रहा है। क्या 6 पीढ़ियों को खत्म करना सार्थक है या उन्हें जीवित रखना बेहतर है? सुनियन मानव सीटों की ओर टकटकी लगाए हुए थी। उसकी सांसें धीरे धीरे धीमी हो रही थी। सलादीन के अहंकारी शब्दों ने उसकी आंखों में खून जैसी लाल जानलेवा मंशा को और अधिक ठोस बना दिया। मौत को बुलावा, कॉट डेथ। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी कमजोर नस्ल उसे ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे कर सकती है। उसकी जानलेवा मंशा अब पूरी तरह से बेपर्दा थी। हालांकि वो कोई लापरवाह आदमी नहीं था। उसका क्रूर व्यवहार केवल अधिक लाभ उठाने का एक साधन था। मीटिंग में शामिल होने वाले लोगों में से कोई भी मूर्ख नहीं था। वे सभी चतुर और सक्षम थे। उसने अचानक अपना सिर झुकाया और सेलेस्टियल कबीले के बादल स्तंभ की ओर देखा। तुम कहते हो कि विनाश की 99% संभावना है, तो इस आखिरी 10% को भी तलवार की धार पर नष्ट होने दो। समुद्री हवा लहरों को इंच दर इंच पतला कर देती है, जैसे पत्थर के मंच के किनारे पर एक ठंडे चाकू को बार बार तेज किया जा रहा हो। गोलाकार मैदान पर विदेशी नस्लों के लोगों की निगाहें हवा से भी तेज थी। सुनियन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका भेड़िए का सिर थोड़ा ऊंचा उठा था। उसकी हरी और पीली पुतलियां 2 पतले खंजरों जैसी लग रही थी। मैं इसे फिर से कहूंगा। उसने अपनी जीभ की नोक से अपने नुकीले दांतों को चाटा, जिससे एक हल्की खुरचने की आवाज आई। उन सबको मार डालो। बातचीत? क्या मजाक है? क्या आपको लगा कि हम इस चट्टान पर हाथ मिलाने और आपके साथ शांति बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं? ये एक विशाल बेसिन है, रक्तपात और वध के लिए एक बेसिन। हमें आज जो करने की जरूरत है, वो 6 पीढ़ियों के शीर्ष लड़ाकों का एक साथ सफाया करना है, ताकि हमें अगली बार उन्हें एक एक करके खोजना न पड़े। लोगों के बीच हंगामा मच गया।
किसी ने मेज पर मुक्का मारा और खड़ा हो गया, लेकिन उसके साथी ने उसे वापस नीचे धकेल दिया। बेंजामिन मॉर्गन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को स्थिर लहजे में धीमा किया। सुनियन, यदि आप ऐसा एक भी शब्द और कहते हैं तो आज किसी भी मुद्दे पर प्रगति की उम्मीद न करें, और ये उम्मीद न करें कि जब आप इस पत्थर के मंच को छोड़ेंगे तो समुद्र अभी भी नीला होगा। मुझे धमकाते हो? ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। क्या तुम्हारे परिवार की ये 6 पीढ़ियां इसके लायक भी हैं? सुनियन हंसा। उसके दांतों के बीच की रोशनी हवा को काटने वाली आरी की तरह थी। तुम्हारा मानवीय नीला रंग खून से लाल रंगने के लिए बहुत उपयुक्त है। उसके शरीर से अचानक एक शक्तिशाली जानलेवा मंशा, किलिंग इंटेंट, फूटी, जो सीधे इंसानों की ओर बढ़ रही थी। जो कोई भी असहमत है वो अब खड़ा हो सकता है और मुझे देखने दे सकता है कि तुम्हारे 6 पीढ़ियों के वंशज वास्तव में कितने सख्त है। एक ऐसा आदमी जो केवल बात करता है वो वास्तव में हास्यास्पद है। उसने सभी मानव प्रतिनिधियों की ओर इशारा किया। उसका चेहरा मजाक का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन था। वो काफी जंगली लग रहा था, लेकिन वो वास्तव में पागल कुत्ता नहीं बना, क्योंकि मौजूद नस्लों में वे भी थे जिनसे वे भी डरते थे। वो केवल मनुष्यों की 6ठी पीढ़ी को निशाना बना रहा था। बस मोराना अचानक खड़ी हो गई। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर एक ठंडी, घुमावदार रेखा में गिर रहे थे। उसकी आंखें उच्च अक्षांश वाली सर्दियों की रात में उगने वाले पहले तारे की तरह थी, ठंडी लेकिन उज्जवल। तुम युद्ध चाहते हो तो मैं तुम्हें युद्ध दूंगी। चैप्टर 2536, शैटर्ड बाइट किल 2, शैटर्ड बाइट किल 2। यदि वे उस चुनौती का जवाब नहीं देते जिसकी वे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उन्हें वास्तव में सभी नस्लों द्वारा कमजोर और आसानी से डराने वाला माना जाएगा, और वे बातचीत की मेज पर अपनी आवाज खो देंगे। इसलिए किसी को कदम उठाना ही होगा। फ्रेमोंट की शीतकालीन देवी मोराना आगे बढ़ी। उनकी निगाहें सुनियन पर टिकी थी, जो उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार थी। मॉर्गन उनकी ओर मुड़े। मोराना, आवेगी मत बनो। मॉर्गन ने मोराना को एक ऐसी नजर दी जिससे पता चलता था कि उनकी ताकत को देखते हुए वो सुनियन को हराने में सक्षम नहीं हो सकती है। हमें लड़ना होगा। हमें लाभ, लेवरेज चाहिए। उन्होंने संक्षेप में उत्तर दिया। हम उसे हर एक वाक्य के साथ लोगों की 6 पीढ़ियों की पीठ चबाने नहीं दे सकते। मॉर्गन और अन्य लोग चुप रहे। हालांकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि मानव शिविर आमतौर पर लंबे इतिहास वाली प्राचीन सभ्यताओं की तुलना में कमजोर था, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपनी महाशक्तियों को जागृत किया था। लेकिन ये लड़ाई अपरिहार्य है। भले ही हम हार जाएं, हमें कम से कम मानव जाति की 6ठी पीढ़ी की भावना दिखानी चाहिए, ताकि ये प्राचीन सभ्यताएं उन्हें नीची नजर से न देखें। मोराना और सुनियन किनारे पर आ गए, और सभी ने मानव जाति की 6ठी पीढ़ी की ताकत का आकलन करने के लिए युद्ध क्षेत्र को देखा। सुनियन की आंखें तिरस्कार से भरी थी। मनुष्यों की 6 पीढ़ियों, मैं तुम्हें पहले प्रहार करने की अनुमति देता हूं। यह इसलिए नहीं है कि मैं अहंकारी हूं, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि अल्पकालिक 6 पीढ़ियां हमारी नस्ल से बहुत कमतर है। यह तुम्हें अपमानित करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें यह बताने के लिए है कि जंगल का कानून ही इस दुनिया का नियम है। मोराना चुप रही। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियों पर एक सफेद रोशनी दिखाई दी। फिर मानो हवा के झोंके से वो एक के बाद एक अत्यंत महीन घेरों में फैल गई। तापमान एक निर्विवाद दर से गिरने लगा। पत्थर के मंच से कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर समुद्री हवा अचानक रुक गई, मानो कोई वाल्व बंद कर दिया गया हो। लहरें धीमी हो गई और हवा के बीच में उड़ने वाली फुहारें सफेद छतरियों के रूप में जम गई, जो अपनी जगह पर स्थिर थी। परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो। उनकी आवाज हवा में एक मुहर की तरह गिरी। मोराना के केंद्र में होने के साथ एक अदृश्य ठंडा डोमेन क्षेत्र फैल गया, जहां रोशनी पहले फीकी पड़ गई, फिर भंगुर,
ब्रिटल हो गई। सभी आणविक गति, मॉलिक्यूलर मोशन लगभग ठप हो गई और यहां तक कि ध्वनि तरंगे भी घुटती हुई प्रतीत हुई, केवल धीरे धीरे रेंगने में सक्षम थी। गोलाकार पत्थर के मंच के बाहरी किनारे पर कई समुद्री पक्षी उड़ रहे थे। उनके पंख अभी भी फड़फड़ा रहे थे। उनके पंखों से फिसली पानी की एक बूंद के साथ उन्होंने चमकदार मोतियों की एक लड़ी बनाई जो समुद्र की सतह से 2 मीटर ऊपर लटकी हुई थी। सुनियन और मोराना बहुत दूर नहीं थे और एक पल में सुनियन मोराना के डोमेन में खींच लिया गया। उसकी पुतलियां बहुत धीरे धीरे सिकुड़ गई, जैसे कि उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष के पास इतनी शक्तिशाली क्षमताएं होंगी। लेकिन तब कुछ भी कहना बहुत देर हो चुकी थी। उसने मोराना को पहली चाल चलने दी क्योंकि उसका शरीर हिलने में असमर्थ था और उसके पास खुद चाल चलने का कोई मौका नहीं था। इस क्षेत्र के भीतर, जहां समय थमा हुआ लग रहा था, केवल मोराना ही हिल रही थी। क्या यह समय हेरफेर, टाइम मैनिपुलेशन की क्षमता है? क्या इसने एक ऐसा डोमेन बनाया है जो समय को जमा देता है? कुछ एलियंस फुसफुसाए जो मोराना की क्षमताओं से स्पष्ट रूप से हैरान थे। नहीं, समय स्थिर नहीं हुआ, बल्कि उस क्षेत्र में आणविक गति जम गई थी। ये बर्फ प्रकार की क्षमता वाली उपयोगकर्ता बहुत मजबूत है। उसकी क्षमता अत्यंत उच्च है। बस दुख की बात है कि उसके पास व्यवस्थित प्रशिक्षण पद्धति नहीं है। कितनी शर्म की बात है। प्राचीन नस्लें भी मोराना की एब्सोल्यूट जीरो तकनीक से चकित थी। छठी पीढ़ी की तरफ लगभग हर किसी ने अपनी सांसें रोक ली। उस बर्फीले नीले क्षेत्र को ध्यान से देख रहे थे। मोराना कदम दरकदम जमी हुई दुनिया में दाखिल हुई। जैसे ही उनके बूट की एड़ियां जमीन पर टिकी, बर्फ पर अत्यंत महीन और नियमित पैटर्न दिखाई देने लगे, जैसे कि इस क्षण जियोमेट्री का एक संतोषजनक प्रदर्शन किया गया हो। उसने अपनी हथेली उठाई और हवा में कई पारदर्शी बर्फ के ब्लेड दिखाई दिए जो जमीन को छूते हुए सीधे नियन के पैरों, एड़ियों और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर लक्ष्य कर रहे थे जिन्हें आप सभी जानते हैं। उसी समय एक पतला बर्फ का भाला आसमान से गिरा जो सुनियन के सिर के शीर्ष को 90 डिग्री के कोण पर भेद रहा था। इस क्षण विदेशी कबीलों की सीटों पर बैठी कई आंखें दूसरी तरफ मुड़ गई। गुशान का कंधे का कवच थोड़ा खुला, जिससे एक बहुत ही नरम झंकार निकली। सेलेस्टियल कबीले के बादल स्तंभ में बिजली की एक छोटी सी कड़क चमकी। वर्ल्ड ट्री कबीले की पत्तियां थोड़ी कांपी, जैसे कोई पेड़ की चोटी से बर्फ झाड़ रहा हो। उन सभी को संदेह था कि क्या सुनियन इस हमले से बच सकता है। कुछ ने आह भी भरी, वो थोड़ा अहंकारी है, भले ही उसकी महाशक्ति उसके प्रतिद्वंद्वी से अधिक मजबूत हो। लेकिन कुछ क्षमताओं का उपयोग पहले किए जाने पर मजबूत प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए किया जा सकता है। क्या फैंग वुल्फ कबीले के मजबूत सदस्य वास्तव में इतने कमजोर हैं? कुछ लोग बहुत उदासीन हैं और विभिन्न नस्लों के बीच कोई सद्भाव नहीं है। वे भी एक प्रतिस्पर्धी रिश्ते में हैं। यदि फैंग वुल्फ कबीला यहां हार का सामना करता है तो उन्हें निगलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मानव सीटों से एक धीमी जयकार गूंज उठी। मॉर्गन ने सफेद धुएं का एक कश छोड़ा। बहुत बढ़िया। ओलिव ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उनकी नजर शांत थी। ईश्वर मेरी मदद करे। किंग आर्थर ने अपनी उंगलियों से मेज को हल्के से थपथपाया। ऐसा लगता है कि मोराना हमें गलत साबित कर सकती है। बर्फ का भाला गिरा। बर्फ के ब्लेड करीब आ गए। सुनियन जमे हुए समुद्री प्रकाश में खड़ा था, जैसे बर्फ में तराशा गया कोई जानवर। जैसे जैसे सभी हमले एक निरंतर और धीमी गति से उसके शरीर के पास पहुंचे, वो उन सभी को देख सकता था। अचानक लगभग जमे हुए स्थान में उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। उसकी हड्डियों से लगभग सुखद कड़कड़ाहट की आवाज निकली। मोराना की नजर अचानक बदल गई और सभी दर्शकों की आंखें भी अलग हो गई। वो लॉक नहीं हुआ था। सुनियन का जबड़ा अचानक एक अत्यंत अप्राकृतिक कोण पर ढीला हो गया, जैसे कोई प्राचीन ताला खांचे
स्लॉट से बाहर निकल गया हो। अगले ही पल उसके दांत एक छोटी लेकिन कानफोड़ू कड़कड़ाहट के साथ बंद हो गए। वो मांस से आने वाली काटने की आवाज नहीं थी, बल्कि तकनीक से थी। लंबे समय से दबी हुई इच्छाओं की शक्ति प्रकट होती है। ब्रोकन बाइट किल, टूटी हुई काट से हत्या। उसके नुकीले दांतों ने एब्सोल्यूट जीरो के खोल को काट लिया। हर क्षमता रिलीज होने पर दुनिया में एक सीमा झिली, बाउंड्री मेम्ब्रेन छोड़ती है, जैसे अंडे की सफेदी को घेरे हुए अंडे का छिलका। साधारण लोग इसे देख या छू नहीं सकते, लेकिन सु नियन के दांत काट सकते हैं और इस खोल को एक झटके में चटका सकते हैं। दरारें उसके दांतों के बीच से तेजी से बाहर की ओर फैल गई, जैसे कोई बर्फीला फूल अचानक विपरीत दिशा में पिघल रहा हो। जमी हुई हवा ने पहले उसके चारों ओर एक छोटा सा छेद बनाया, फिर भाले के प्रक्षेप वक्र, ट्रेजेक्ट्री और ब्लेड के रास्ते पर वापस पीछे हट गई। बर्फ का भाला उसकी भौं की हड्डी से 1 इंच की दूरी पर रुक गया, जिससे पॉप की एक हल्की आवाज आई, जैसे उंगली के झटके से कांच धूल में बिखर गया हो। जमीन पर बर्फ के ब्लेड उसकी एड़ियों से 3 इंच की दूरी पर टुकड़ों में काट दिए गए, जो सफेद पाउडर के बादल में बदल गए। मोराना की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई। उसकी क्षमताएं इतनी जल्दी क्रैक हो गई। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी हथेलियों को क्रॉस किया और उसके पैरों के नीचे से ठंड की एक और भी गहरी परत फैल गई, जिसने एक बार फिर सुनियन को एक घातक खाई में फंसा दिया। बर्फ पर बर्फ की परतें जमा करके एक दूसरी दुनिया बनाई गई है। सुनियन ने अपनी गर्दन हिलाने की जहमत तक नहीं उठाई। उसने अपनी जीभ को हल्के से अपने नुकीले दांतों पर मारा, जिससे एक और आवाज निकली। जमी हुए डोमेन की दूसरी परत चकनाचूर हो गई। वो हंसा, एक ऐसी हंसी जो शिकार के प्रति सम्मान के भाव जैसी लग रही थी। तुम्हारी मुझे कुचलने की क्षमता काफी है, मुझे दूसरे बाइट की जरूरत नहीं होगी। बोलना खत्म करने से पहले ही वो चल चुका था। वो एक ऐसी दुनिया में जमीन से उठा जहां समय लगभग रुक गया था। फिर भी उसकी गति ऐसी लग रही थी जैसे उसने किसी अन्य समन्वय प्रणाली, कोऑर्डिनेट सिस्टम से समय उधार लिया हो। बर्फ के मैदान में जो गैप काटा गया था, उसने उसे एक सीधी रेखा दे दी। वह सीम के साथ फिसल गया, एक खींची हुई गोली की तरह, और सीधे मोराना की छाती की ओर तेजी से बढ़ा। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, ये था आपका आज का सपोर्ट चैप्टर। मेरे लिए आपको बहुत एपिसोड मायने कैसा रखता लगा है। कमेंट में जरूर थैंक्स। बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।